गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। और आज हम देखेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का अगला जो पार्ट है, यानी कि पार्ट 2 तक। यानी हमने इसके पहले 2 क्लास हम लोग देख चुके थे, जिसका 2 वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है। तो इसमें आप देखेंगे हम लोगों ने इसके पहले रबी और खरीफ फसल और जायद फसल यानी कि प्रमुख फसलों के बारे में हमने पढ़ा था, फसलों के प्रकार के विषय में। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे भारत में जो प्रमुख फसलें पाई जाती हैं, तो मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, और उसके विषय में हम बहुत सी जानकारी प्राप्त करेंगे कि मुख्य फसलें कौन सी हैं और उनके लिए क्या स्थितियां हैं, कौन कौन से उनके लिए भौगोलिक अनुकूल दशाएं होनी चाहिए। देखिए, यहाँ से हम देखते हैं कि मुख्य फसलों में भारत में जानते हैं कि कृषि की विविधता है और इसमें प्रमुख कारक भी हैं जो कृषि को प्रभावित करते हैं, जैसे वर्षा की मात्रा है, मिट्टी के प्रकार हैं, कृषि पद्धति हैं इत्यादि। ये बहुत प्रकार के जो कारक हैं जो हमारे कृषि को यानी कि भारतीय कृषि को प्रभावित करते हैं। अब और इनके अंतर्गत जो है कि देखिए, प्रमुख रूप से धान, गेहूँ, मकई, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन, पेय फसल और रेशे की फसल उगाई जाती हैं। तो अब यहाँ से हम बारी बारी से प्रमुख फसलों के बारे में देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम चावल जो फसल है, चावल के फसल के बारे में देखेंगे। देखिए, हमारे यहाँ की चावल जो है कि हमारे देश की एक प्रमुख खदान फसल हैं और अधिकांश जनसंख्या जो है कि चावल पर निर्भर हैं। विश्व का 22% चावल जो है, चावल का क्षेत्र भारत में है और यहाँ कुल कृषि भूमि का 23% है। मतलब यह कुल कृषि भूमि का 23% जो क्षेत्र है वो चावल उपजाने का क्षेत्र है। चावल की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएँ कुछ होनी चाहिए। कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए जिसके बदौलत हम चावल की खेती आसानी से कर सकते हैं या पैदावार अधिक उपजा सकते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला है ये प्रश्न जो है कि देखिए, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, क्लास 10th के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में कितनी बार पूछा जाता है। तो देखिए, इसमें कारक जो है वो है तापमान। यानी कि तापमान, ये चूँकि यह उष्ण कटिबंधीय फसल है चावल, और इसकी उपज के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस, बढ़ते समय 24 डिग्री सेल्सियस और पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। यानी कि 21 से लेकर 27 डिग्री तक तापमान इसमें चाहिए होता है। इसके अलग अलग इसके लिए स्थितियाँ हैं। दूसरा कंडीशन है कि वर्षा भी ज़रूरी है। देख लीजिए, चावल की खेती के लिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और इसमें इससे कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई की सहायता से चावल की फसल हम उपजा सकते हैं। मिट्टी की अगर देखते हैं, मिट्टी की बात करें तो देखिए, इसके लिए अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो है चावल की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती हैं। इसकी मिट्टी चीका युक्त दोमट होनी चाहिए ताकि पौधों की जड़ अच्छी तरह से विकसित हो सकें। दूसरा इसमें कंडीशन है कि अगला है कि श्रम, यानी कि इसके कृषि में मानव श्रम की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि चावल की खेती करने के लिए काफ़ी मानव श्रम की भी आवश्यकता होती है। यानी कि काफ़ी इसमें मेहनत भी पड़ता है, मेहनत की आवश्यकता होती है। एक खेत की तैयारी करनी पड़ती है, उसके बाद से इसकी रोपनी, जो खेत की जो चावल की जो रोपाई होती है, और उसके बाद से उसकी जो कटनी, रोपनी से लेकर कटनी तक, यानी कि फसल की उसके लिए खेतों की तैयारी करनी पड़ती है, फिर रोपनी, फिर कटनी। यानी इस तरीके से इसमें बहुत श्रम की आवश्यकता होती है। और भारत के सस्ते श्रमिक इसकी कृषि के लिए अनुकूल मानवीय वातावरण बनाते हैं, क्योंकि भारत में सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं जो चावल की खेती को काफ़ी उसके लिए अनुकूल जो है कि एक मानवीय वातावरण तैयार करते हैं। उत्पादन और वितरण की बात करें कि चावल का उत्पादन कितना होता है हमारे देश में, और इसका वितरण यानी कि इसके प्रमुख कौन कौन से क्षेत्र हैं, भारत के किन राज्यों में होता है। तो देखिए, भारत का अधिकांश जो चावल है जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में तथा डेल्टाई एवं तटीय भागों में उत्पन्न किया जाता है। और इसके अतिरिक्त यह हिमालय पर्वत की निचली घाटियों में सीढ़ीनुमा खेतों में भी चावल की खेती होती है। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि दक्षिण पठार के कुछ घाटी क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सब चीज़ों को आपको नोट कर लेना चाहिए। सतलज गंगा के मैदान में सिंचाई की सहायता से चावल की खेती हो जाती है। और इसके मुख्य उत्पादक राज्य अगर देखें, चावल का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है, तो पश्चिम बंगाल है, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। असम, केरल, तमिलनाडु इत्यादि भी जो है, ये आदि सभी ये राज्य हैं
जो चावल की खेती के लिए प्रमुख मतलब राज्य हैं या क्षेत्र हैं। पश्चिम बंगाल में चावल की तीनों ही किस्में उपजाई जाती हैं। हमने बताया था कि बांस, बोरो और अमन, ये तीन जो है कि धान की फसलें होती हैं, तो तीनों ही प्रजाति का उत्पादन वहाँ पे होता है। अब दूसरी फसल गेहूं की बात करें अगर, देखिए चावल के बाद गेहूं जो है कि हमारे देश के दूसरी खाद्यान्न फसल हैं और हमारा देश जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक देश है, जो विश्व का करीब 10% गेहूं का उत्पादन करता है। यह देखिए हम जानते हैं कि यह रबी फसल के अंतर्गत आता है। इसकी बुआई जाड़े के सीज़न में होती है और इसके पकते समय इसको खिली धूप की आवश्यकता होती है और उगाने के लिए समान रूप से वितरित यानी कि 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती नहीं की जा सकती है, क्योंकि गेहूं की खेती के लिए बहुत अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर 100 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में गेहूं की खेती उपयुक्त नहीं है या नहीं की जा सकती है। समरेखा गेहूं एवं चावल प्रधान क्षेत्रों को अलग करती है। सिंचाई की सहायता से गेहूं 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। ये यहाँ पे है कि 1967 में जो हरित क्रांति आई थी हमारे देश में, तो इसमें गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था, यानी कि गेहूं की खेती पर उसका असर पड़ा था और हमारे देश में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ था। 1970-71 में 1960-61 की तुलना में गेहूं के उपज लगभग दोगुनी हो गई थी और क्षेत्रफल तथा प्रति हेक्टेयर की उपज में भी काफ़ी 1.5 गुने की वृद्धि हुई थी। किंतु भारत में प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन अभी भी उन्नत देशों की तुलना में काफ़ी कम है। और हम बात करें कि अगर देख लेते हैं कि प्रमुख जो है कि राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए देश में सबसे ज़्यादा जो गेहूं का उत्पादन होता है, यानी कि पूरे देश के 2/3 जो भाग होता है गेहूं का, वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया जाता है। ये प्रमुख राज्य हैं जो गेहूं का उत्पादन करते हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी हैं और यहाँ पर भारत का लगभग 1/3 गेहूं पैदा किया जाता है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल जैसे गैर परंपरागत क्षेत्रों में भी इसकी खेती बढ़ी है और दोनों राज्य मिल करके गेहूं का 8% तक उत्पादन करते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा का जो पठार है तथा महाराष्ट्र में भी गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये हो गया। दूसरा अब हम देखते हैं कि प्रमुख फसलों में कुछ हम मोटे अनाज की बात करते हैं कि गेहूं और चावल के अलावे मोटे अनाज भी हैं जो हमारे देश में मुख्य रूप से जिनका उत्पादन होता है। तो देखिए मोटे अनाज में सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आखिर मोटे अनाज में कौन कौन से अनाज शामिल हैं। तो देखिए ज्वार, बाजरा, रागी देश के प्रमुख जो है कि मोटे अनाज हैं और इनमें प्रचुर मात्रा में कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। जैसे रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा है, कैल्शियम और सूक्ष्म पोषक और भूसी भी मिलती हैं। ज्वार, देखिए ज्वार के बारे में अब देखते हैं यहाँ से हम। तो ज्वार के बारे में अगर हम बात करें तो देख लीजिए, ज्वार जो है कि भारत में चावल और गेहूं के बाद ज्वार सबसे प्रमुख खाद्य फसल है और इसे उन क्षेत्रों में बोया जाता है जहां चावल और गेहूं की खेती नहीं की जा सकती है और यह वर्षा पर निर्भर कृषि है। इसमें सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है और इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र है। देखिए ये सही छोटे छोटे पॉइंट जो है इसमें एक एक लाइन भी छोड़ने लायक नहीं है। तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, चूँकि एनसीईआरटी के पैटर्न पर एक किताब है, बिहार बोर्ड की पुस्तक है। तो सभी जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी भी परीक्षा के लिए, बिहार बोर्ड के लिए या फिर कहें कि जो स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए 51% ज्वार पैदा करता है जो महाराष्ट्र है और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश भी इसके अन्य उत्पादक राज्य हैं। देखिए इसके बाद से अगर हम बात करें मोटे तौर पर, अगर ज्वार के उत्पादन की बात करें तो 16.5% कृषिगत भूमि लगी हुई है ज्वार के उत्पादन के लिए और इससे भारत का 10% खाद्यान्न उपलब्ध भी होता है और भारत का 75% जो ज्वार है वो पठारी भागों में पैदा किया जाता है। मतलब ये है कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर ज्वार का उत्पादन होता है तो पठारी भागों में होता है, यानी कि ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है बाजरा भी भारत का एक प्रमुख जो है कि खाद्यान्न फसल है और ये कुल कृषि भूमि का 7% भूमि पर उगाया जाता है। निर्धन लोगों के लिए और पशुओं के लिए यह प्रमुख आहार है और
बलुआ और उथली काली मिट्टी पर अधिकांशतः उगाया जाता है। बाजरा का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो गुजरात है, जिसमें 24% उत्पादन होता है। इसके बाद से राजस्थान 20% और उत्तर प्रदेश 13% है। महाराष्ट्र 10% बाजरा का उत्पादन करते हैं। तो ये प्रमुख उत्पादक राज्य हैं जो बाजरा उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट बात करें रागी भी, देखिए यह शुष्क प्रदेश की फसल है रागी, और यह लाल काली बलुआ दोमट मिट्टी और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती हैं। इसमें अगर हम बात करें कि इसका प्रमुख उत्पादक राज्य, तो देखिए इसमें कर्नाटक जो है कि रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, और इसके बाद तमिलनाडु दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी रागी महत्वपूर्ण फसल के रूप में उगाई जाती है। और अगली जो फसल है, अगले फसल के रूप में हम देखेंगे मक्का देखते हैं। मकई के बारे में तो देखिए यह एक महत्वपूर्ण मोटा अनाज है, और जो मनुष्य के भोजन एवं पशुओं के चारा के रूप में भी इसका प्रयोग ज़्यादातर होता है। इसमें ग्लूकोज तथा मंड होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन देखिए यहाँ से, ग्लूकोज और मंड पाया जाता है मक्का में। इस कारण इसे पशुओं को मोटा करने के लिए खिलाया जाता है। प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन के कारण निर्धन लोगों का ये प्रमुख जो है कि भोजन के रूप में भी काम आता है। और यह एक खरीफ फसल भी है, यानी कि मक्का जो है कि खरीफ फसल है, और इसके लिए 21 सेंटीमीटर से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है, और यह फसल नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से उग जाती है। यानी कि मक्का की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह मुख्यतः मैदानी भागों की फसल हैं, और आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीज, उर्वरक और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है इस समय। भारत के 3.6% कृषिगत भूमि पर उपजाया जाता है, मक्के की खेती होती है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे कि दाल वाली कुछ जो प्रमुख फसलें हैं, यानी कि प्रमुख दाल के विषय में है, यानी कि दाल वाली कौन कौन सी फसलें जो हैं हमारे देश में उगाई जाती हैं। तो भारत में जानते हैं कि अधिकांशतः जो जनसंख्या वो शाकाहारी है, और भोजन में दाल प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तूर, जिसको अरहर भी कहते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना, ये भारत की प्रमुख जो है कि दलहनी फसलें हैं। दालों के उत्पादन में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है जिस अनुपात में अनाजों के अन्य जो फसलें हैं उसके उत्पादन में वृद्धि हुई हैं। इसका मुख्य कारण है कि कुल फसल क्षेत्र में दालों की खेती का प्रतिशत घट गया है, और दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, अतः इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। यानी कि इसके लिए कम वर्षा की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर अरहर को यानी कि तूर को छोड़ करके बाकी अन्य दालें वायु से नाइट्रोजन को लेकर भूमि को उर्वर बनाती हैं, और अतः इसको आमतौर पर अन्य फसलों के साथ फसल आवर्धन में रोपा जाता है। दालें खरीफ तथा रबी दोनों ही ऋतुओं में उगाई जाती हैं। ये दाल जो होती हैं, दलहनी फसलें जो होती हैं, वो रबी और खरीफ दोनों ही ऋतुओं में, खरीफ जो फसल की जो ऋतुएँ होती हैं तो दोनों ही में ये शामिल होती हैं। यहाँ पे है अरहर, मूंग, उड़द आदि खरीफ की फसलें हैं, जबकि चना, मटर, मसूर आदि रबी की फसलें हैं। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम 1986-87 में शुरू किया गया था, और इसके परिणाम संतोषजनक नहीं है। यानी कि जिस तरीके से इसको लागू किया गया था उस अनुपात में इसमें वृद्धि नहीं हुई। इसके बाद एक अन्य फसल जो है कि गन्ना के फसल के विषय में देखते हैं कि यह गन्ना जो है कि बांस की प्रजाति का एक पौधा है, और इससे मीठा रस निकलता है, और इससे जो है कि गुड़ और चीनी तैयार किया जाता है। भारत को गन्ने की जन्मभूमि भी कहा जाता है। देख लीजिए कितना अच्छा पॉइंट यहाँ से है कि भारत को गन्ने की जन्मभूमि कहते हैं। और यह देखते हैं कि यह किस प्रकार की फसल है। तो यह उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल हैं, और इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 से 100 डिग्री वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में इससे सिंचाई की आवश्यकता होती है, और यह अनेक प्रकार की मिट्टी में भी उगाया जा सकता है।
किंतु इसके लिए सबसे जो उपयुक्त मिट्टी है तो वो है कि गहरी दोमट मिट्टी, जिसमें जल का प्रवाह अच्छा रहता है और इसमें कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और इसकी फसल मिट्टी की उर्वरता को जल्द ही समाप्त कर देता है और इसलिए इसकी खेती काफ़ी कम मात्रा में और इसके लिए खाद की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि गन्ना की जो खेती होती है तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कमज़ोर बनाती हैं। अगर देखा जाए कि इसमें ये किन क्षेत्रों में भारत में उगाया जाता है तो देख लीजिए, भारत में यह फसल दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर के उत्तर में पंजाब के गुरदासपुर तक ये उगाया जाता है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो इसमें 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में ही ये ज़्यादा उपजाए जाते हैं और दक्षिण भारत में इसकी कृषि के लिए उत्तर भारत की तुलना में अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं, यानी कि दक्षिण भारत में गन्ने की खेती अधिक होती है।